गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने मौर्य वंश, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। आगे हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वर्धन वंश के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इस वंश की स्थापना किसने किया। देखिए, इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। हमने देखा गुप्त वंश एक विशाल साम्राज्य के रूप में हमारे सामने आता है, और यह भी देखा कि गुप्त काल के अंतिम दिनों में ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सामने आती है। विकेंद्रीकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि जब शासन का पूरा एक केंद्र बिंदु है, वह केंद्र में ना होकर जब कई लोगों में बढ़ जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण का जन्म हुआ, उसकी समाप्ति हर्ष के राज्यारोहण से होती है। ठीक है। हमने बताया कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात एक विकेंद्रीकरण का जन्म हो जाता है, और जब हर्ष आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत को एक शासन सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और लगभग समस्त उत्तरी भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। हालांकि जब पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना किया था तो एक छोटा सा क्षेत्र ही था। ठीक। लेकिन जब हर्ष आते हैं तो वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। अब इसके अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं कि हर्ष ने 606 ईस्वी में अपने शासन की शुरुआत की। हर्ष के शासन काल का आरंभिक इतिहास, हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। मतलब कि हर्ष के शासन का जो आरंभिक इतिहास है वह हमको बाणभट्ट से प्राप्त होता है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट लिखिए, वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, किंतु बाद में हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, मतलब कि वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, किंतु बाद में हर्ष ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। वह भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए आया था। ठीक है, हुएनसांग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना एवं प्रमुख बौद्ध ग्रंथों का संकलन करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हर्ष ने 3 ग्रंथों की रचना की थी। प्रियदर्शिता, रत्नावली एवं नागानंद। ठीक है, यह आपके लिए एग्जाम पॉइंट है। यह बहुत पूछता है कि इन ग्रंथों के लेखक का क्या नाम है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, हर्ष का महत्वपूर्ण युद्ध नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वीप
से हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। ठीक है, मतलब कि हर्ष ने जब अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में नर्मदा नदी मतलब दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है तो उसका सामना पुलकेशिन द्वितीय से होता है। हालांकि हर्ष की सेना तो बहुत विशालकाय सेना थी, फिर भी वह पुलकेशिन द्वितीय को ना हरा सके और नर्मदा नदी के तट के आगे उसके साम्राज्य का विस्तार ना हो सका। ठीक है, अगला देखते हैं। हर्ष का शासन 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब 647 में जैसे उसकी मृत्यु होती है यहीं से हर्ष के शासन का अंत हो जाता है और कहीं ना कहीं यह भी इतिहास में कहा जाता है कि हर्ष अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, तो यह आपके वर्धन वंश से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगले क्लास में हम सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राजपूतों का उदय। ठीक, आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।